अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। मुल्क की सियासत में हंगामा खेजी है कि कम होने को नहीं आ रही। एक तरफ अपोजिशन सियासी बिसात पर अपने मोहरे पूरे करने की तगोदौ में है, तो साथ ही सड़कों पर निकलने की भी भरपूर तैयारी हो रही है। मकसद हुकूमत के खिलाफ अवाम को मोबिलाइज करना है। दूसरी तरफ अपोजिशन के दबाव को जायल करने के लिए हुकूमत ने भी जारहाना हिकमत अमली इख्तियार की है और इस हिकमत अमली के तहत अवामी राबिता मुहिम शुरू की गई है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंडी बहाउद्दीन में जलसा आम से खिताब करके अपनी अवामी राबिता मुहिम का आगाज कर दिया है। क्या हुकूमत की जवाबी हिकमत अमली कामयाब रहेगी, ये कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों में से एक जमात काफ लीग के हुकूमत की हिमायत के वाज़े ऐलान के बावजूद अगर मगर चूंकि चुनाचे की सूरत हाल बरकरार है। काफ लीग ने बढ़ती महंगाई को वजह करार देकर तमाम फैसलों का इख्तियार परवेज इलाही को दे दिया है। उधर MQM भी कह रही है कि हुकूमत की माशी पॉलिसीज के बोझ से उनकी टांगें कांप रही हैं, लेकिन वो भी बदस्तूर इत्तेहादी जमात के तौर पर बरकरार हैं। ये अगर मगर की सूरत हाल क्यों कायम है और इसमें हुकूमत के लिए क्या खतरात हैं और अपोजिशन के लिए क्या खतरात हैं, इसी पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हुकूमत की जानिब से आलिया हमजा मलिक साहिबा प्रोग्राम का हिस्सा हैं, मुस्लिम लीग नून से कैसर अहमद शेख साहिब हमारे साथ प्रोग्राम में हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। आगाज़ करूँगी आलिया साहिबा आपसे। हमेशा कहा जाता है कि हुकूमतों को तो गवर्न करना होता है, डिलीवर करना होता है, जल्द से तनकीद, ये तमाम काम अपोजिशन के होते हैं कि हुकूमत की पॉलिसीज़ को परखती है। वज़ीर आज़म की जानिब से अपोजिशन के मार्च, लॉन्ग मार्च, धरनों के ऐलान से पहले इस अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ क्या हुकूमत के दबाव में होने का एतराफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, मैं अब क्या कहूँ, परफॉर्मेंस हम साथ साथ दे रहे हैं, अवाम से राब्ता हमारा बहाल है, और यही दो चीज़ें हैं जो एक पॉलिटिकल लीडर को करनी चाहिए। बात आएगी वही, अभी देख लें टेक्सटाइल का कल ही डेटा आया है, हाई टाइम हाईएस्ट $10 बिलियन की हम सिर्फ 7 माह के अंदर इस वक्त टेक्सटाइल्स के एक्सपोर्ट कर चुके हैं, वो भी वैल्यू एडेड में। रिमिटेंसेस ऑल टाइम हाईएस्ट, FDI 11% हमारा बढ़ गया है। कल की रिपोर्ट है, आज LSM की रिपोर्ट आई है, वो भी हमारी तकरीबन 7% बढ़ चुकी है, यानी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। इस दफा तो हमें ग्रोथ ये लग रही है कि हमारी ग्रोथ पिछले साल से जो 5.37% थी उससे भी आगे जाने वाली है। उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि ये जो अवाम को आकर गुमराह करने की कोशिश करते हैं और ये जो एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि हमारी मकबूलियत अवाम में कम हो गई है, तो आज उसका तमाशा सारी दुनिया ने देख लिया है। जो ये कह लेना कि जो 20-25 ट्रैक्टर जमा करके एक ट्रैक्टर मार्च करना चाहते थे, और कुछ दिन पहले कोई पेशावर में कोई 300-400 लोगों का जलसा हुआ था, या लाहौर की जलसियां आपको याद होगा, इलेक्शन कमीशन के बाहर की जलसियां आपको याद होगा, आज मंडी बहाउद्दीन में अवाम का सैलाब भी आपने देख लिया है। सो एक प्रोपेगेंडा तो यहां पर नाकाम हो गया कि अवाम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ नहीं है। ये दोनों चीजें साइड बाय साइड हम काउंटर करें। और दूसरा प्रोपेगेंडा तब दम तोड़ गया था कि जो मेरे साथ मेरे ऑनरेबल कुलीग बैठे हुए, उनकी जमात ने KPK में पूरे 73 वोट्स लिए थे और नीचे से उन्होंने दूसरे नंबर पर आए थे, और 3 सीटें उन्होंने ली हैं, 21 सीटें हमने ली है। अभी 6 से 7 आजाद उम्मीदवार हमारे साथ और आने वाले हैं। हाईएस्ट इन द वोट हमारा हो जाएगा KPK में, हाईएस्ट हमारी सीट होने लगी है KPK के अंदर। अभी इनसे पूछ लें कि अवाम ने फैसला सुना दिया है, अवाम को यह समझ में आ गई है कि अवाम जो है वो इन चोरों लुटेरों के साथ नहीं जाने वाली। तो ना हमें कोई घबराहट है, ना हम इनकी अदम एतमाद से डर रहे थे, ना हम इनकी जलसियों से डर रहे थे। आज सबके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ठीक है जी। आलिया साहिबा कह रही हैं कि कारकर्दगी भी दिखा रहे हैं और फिर वो अपने एक्सपोर्ट के फिगर्स भी सामने रख रही हैं। कैसर अहमद शेख साहब, मरियम बीबी ने गुज़िश्ता रोज़ गुफ्तगू में कहा कि कोई भी इस काबिल नहीं रहेगा कि वो जो इनका साथ देगा इमरान खान का, कि वो हलकों में वोट मांगने जा सके। मंडी बहाउद्दीन के जलसे के हमारे सामने भी वीडियोज़ मौजूद हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान ने भरपूर अंदाज में जैसे अपोजिशन को आज कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, पूरे तमाद दिखे। अपोजिशन को अभी भी उम्मीद है कि लग रहा है कि वो जिस सिमत आगे बढ़ना जा रहे हैं वहाँ उन्हें कोई कामयाबी मिलेगी? जी अस्सलाम वालेकुम आयशा बख्श, बड़ा अच्छा टॉपिक आप कर रही हैं। देखिए आज मंडी बहाउद्दीन में जलसा हुआ, सब ने देखा, जलसे
करना उनका हक है, हर पार्टी का हक है। उन्होंने जलसा किया, पब्लिक ने उनकी बातें सुनी। मुझे ये बताइए कि आलिया हमजा बड़ी क्योंकि जज्बात से और बड़े वलवले से बात करती है, बात कोई फिगर्स की है। इस वक्त 17 अरब, आज की फिगर ले लीजिए, 17 अरब डॉलर हमारा रिजर्व रह गया है, जो कि तकरीबन 2-2.25 महीने की इंपोर्ट के बराबर है। कोई भी मुल्क 3 महीने के इंपोर्ट से कम रिजर्व रखता है ना, तो उसको कहते हैं कि वो दिवालिया होने वाला है। आज 17 अरब डॉलर रह गया है, लोएस्ट है ये पूरे टेन्योर का। फिर इन्होंने खुद आजकल ये नहीं करते बात करंट अकाउंट डेफिसिट की, ये तो कहते थे ना बार बार हमने बड़ा बेहतर कर दिया। आजकल वो बात नहीं करते, क्योंकि बजाय बावजूद 120 रुपए डॉलर था तो उसको 177 कर दिया, उसके बावजूद इनकी इंपोर्ट 7 से 8 अरब डॉलर हो गई। कोई देखो ना, और इंपोर्ट 3.25 अरब डॉलर है। 4.25-4.5 अरब डॉलर एक महीने का फ़र्क है, और बदस्तूर बढ़ रहा है। हर मुल्क से हम हाथ फैला के कर्जे ले रहे हैं और मिन्नत कर रहे हैं, और कर्जे सऊदी अरेबिया ने भी कहा हमारा वापस करो। कोई इन हालात में हर मुल्क कितना हम दर बदर ठोकरें खा रहे हैं और कर्जे ले रहे हैं। आज मैं इमरान खान साहब के जलसे में मैं हैरान हूँ कि वो रियासत मदीना की बात करते हैं। क्या रियासत मदीना ने लोगों का ये अशर कर दिया था? देखिए, बात तो ये है कि झूठ बोलना क्या रियासत मदीना का काम था? जो दावे इन्होंने किए थे, जो बुलंद बाग इन्होंने टारगेट रखे थे, अब ये कहते हमें पता नहीं था। हालांकि असद उमर को मैं समझाता रहा, जब फाइनेंस मिनिस्टर में फाइनेंस जो कमेटी में मेरे साथ थ्रू आउट रहे, उनको बताता था कि भाई आपके पास ना तो प्लानिंग है, ना आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है। अब क्या हुआ, इनका ख्याल था कि ये डॉलर को की वैल्यू बढ़ाएंगे ना, 120 से 177 हो गया तो शायद इंपोर्ट कम हो जाएगी और एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट इंपोर्ट है, और इस वक्त मैंने आपसे अर्ज किया कि महंगाई जो है, महंगाई का आलम यह है कि सबसे ज़्यादा है। अब ये कहते हैं, आज भी इमरान खान साहब ने जलसे में कहा, उन्होंने कहा कि महंगाई दूसरे मुल्कों में भी है। दूसरे मुल्कों में महंगाई है, उनका 95 डॉलर ज़रूर तेल हुआ है, लेकिन उनका तेल 95 डॉलर हुआ है ना, डॉलर की कीमत तो 120 से 180 नहीं हुई। एक तरफ तो डॉलर, कैसर साहब एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा। ये तो हुकूमत भी तस्लीम करती है कि महंगाई इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है, ऑपोजिशन से भी बड़ा। मैं ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। कुछ फिगर्स आलिया साहिबा ने भी रखे थे, उन पर भी कमेंट चाहूंगी कि आप उसे भी कोई ग्रोथ, कोई हुकूमत की पॉलिसीज का फायदा समझते हैं, नहीं? एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। आलिया साहिबा, मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं कैसर शेख साहब से आपके जो आपने फिगर्स दिए थे उन पे कमेंट लेकर आपकी तरफ आऊंगी। कैसर शेख साहब, आलिया साहिबा ने प्रेजेंट किए थे टेक्सटाइल इंपोर्ट फिगर्स को, $10 बिलियन एक्सपोर्ट की बात की थी, और LSM ग्रोथ की बात की थी कि पिछले साल अगर 5.73 था तो उससे भी कहीं आगे की तवक्को कर रहे हैं इस साल। आप इसको भी किसी पॉजिटिविटी से देखते हैं? इस ग्रोथ को भी कहेंगे कि पॉजिटिव है, या आपको ये भी फिगर्स ठीक नहीं मालूम पड़ते हैं? आशा बख्श, जितनी भी फिगर्स हैं ना सारी ठीक हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट की हैं। मैं इकोनॉमिक साइड का बंदा हूँ, मैं उसको दुरुस्त करता हूँ। और आलिया जो है ना, बड़ी मेरे साथ है, मेरी कोलीग है नेशनल असम्बली में भी, और इकोनॉमिक अफेयर्स की कमेटी जो हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी है। बात यह है कि इस साल की फिगर मान लेते हैं 5.3, 3.5 साल की फिगर टोटल बताएं, आलिया मानेगी इस बात को। 3-3.5 साल में कुल 8% ग्रोथ हुई है, और अगर उसको 3.5 साल पे तकसीम करें तो 2.3 बनती है। 2.3 तो हमारी आबादी बढ़ रही है, 1 पैसा नहीं हमारी ग्रोथ हुई, एक भी पर कैपिटा 1 रुपया भी ग्रोथ नहीं हुई। अगर कोई फर्क हो किसी फिगर में, मैं इनकी फिगर सारी मान रहा हूं, जो इनकी अपनी हुकूमत की फिगर हैं वो 3.5 साल में ये हैं। और फिर उसके बाद ये देखिए, ये बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, टेक्सटाइल में बड़ी है एक्सपोर्ट, लेकिन ओवरऑल एक्सपोर्ट देखें ना कि आपकी इंपोर्ट और ज्यादा बढ़ गई है। एक्सपोर्ट बड़ी, आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो हाईएस्ट है पाकिस्तान की तारीख का। आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये खुद कहते थे हमने बेहतर करना है, इसलिए हम पाकिस्तान की करेंसी को डिवैल्यू कर रहे हैं, वो तो हाईएस्ट है पाकिस्तान की तारीख। तो आप इसको लार्जर पिक्चर का एक छोटा सा पार्ट समझ रहे हैं, अगर है भी तो आप इसको कह रहे हैं कि इतना काउंटेबल नहीं है इस तरह से। ठीक है आलिया साहिबा, आपकी देखना है, आपने पूरा देखना है ना इकोनॉमी को। ठीक है आलिया साहिबा, आपकी जानिब आऊंगी। अभी जैसे मैंने आपसे पूछा था कि
कोई घबराहट तो नहीं थी जो अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी। दो बातें जो खुद वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से सामने आई हैं, एक आज और एक हालिया दिनों में, जहां वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि वो जो कुछ नहीं कर पाए या जो उनसे गलतियां हो गई। एक तो उन्होंने खुद कहा कि जो उनकी पॉलिसीज डिलीवर नहीं कर पा रही या कारकर्दगी में प्रॉब्लम आ रहा है या चीज़ें हैंडल नहीं हो रही, उसमें वो 18वीं तरमीम का बड़ा जिक्र करते हैं कि उस बायस मेरे रस्ते में बार है कि मैं जो करना चाह रहा हूं वो कर नहीं पाता। एक और नाकामी का इतराफ़ किया उन्होंने आज, मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि उन्होंने किसे भेज दिया और क्यों गलत हो गया। सुनवाइए जरा। हमें ऐसे लगा कि पता नहीं आज गया तो कल गया। मैं आज तस्लीम करता हूं बड़ी गलती की, इसको हमने इजाजत दे दी बाहर जाने के लिए। आलिया साहिबा ये फरमाइएगा कि इनमें से ज्यादा बड़ा मसला हुकूमत के लिए कहां है, ज्यादा बड़ी नाकामी किस पॉइंट पर है? आयशा, मैं इनकी तरफ बाद में आती हूँ। सबसे पहले मैं कैसर साहब की बातों का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा जी हम तो मुल्क तो दिवालिया होने लगा है। मुल्क तब दिवालिया क्यों नहीं हो रहा था जब हमारे स्टेट बैंक के जो टोटल रिजर्व थे वो $16 बिलियन के थे। आज तो वो 23.49 बिलियन पे खड़े हैं। ठीक है, 17 अरब डॉलर मेरा ख्याल कह रहे थे कैसर साहब। जब यू कैन करेक्ट मी जी, आज स्टेट बैंक की फिगर है, टोटल रिजर्व्स की बात हो रही है। ये जिनकी बात कर रहे हैं उस वक्त $7 बिलियन के थे, $7 बिलियन। ये सिर्फ स्टेट बैंक की अगर बात करें तब भी मैं क्लियर कर दूं, जिस वक्त हम आए थे $7 बिलियन PMLN के दौर में थे। ठीक है, जब ये हमें छोड़ के ये हुकूमत गए थे, जो हमने इनहेरिट किया था, और उसके साथ जो तिजारती खसारा था $20 बिलियन का था। $19 बिलियन के रिमिटेंसेस थे जो आज $30 बिलियन पर पहुंच चुके हैं। एक्सपोर्ट $23 बिलियन की थी जो अभी आधे साल तक हम तकरीबन उसमें 36 से 37% इजाफा कर चुके हैं। टेक्सटाइल हम इंपोर्ट कितनी थी और क्या हुआ? डॉलर ज्यादा है से। एक सेकंड, मैं सारी चीजों की तरफ आ रही हूँ कैसा। देखें, एप्पल टू एप्पल हम कंपैरिजन कर लेते हैं ना। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि हम बुरे थे ये अच्छे थे। हम तो कह रहे हैं एक ग्रोथ थी 5.45% और उसके साथ $20 बिलियन था। उसके साथ आपकी लोएस्ट एक्सपोर्ट थी, लोएस्ट रेमिटेंसेस थी, आपके रिजर्व $7 बिलियन के थे। आज जो ये बात करें, ये सिर्फ मैं टोटल रिजर्व की, ये स्टेट बैंक के रिजर्व 18.96 बिलियन के हैं। तो कहां तबाही थी और कहां तबाही नहीं थी? जहां पर पूरी टेक्सटाइल डूब चुकी थी। इनको भी पता है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, कोड़ियों के भाव। आज ये जो बात कर रहे हैं ना, जिस इंपोर्ट की ये आज बात कर रहे हैं, वो इंपोर्ट की तरफ तो मैं बाद में आऊंगी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूं, जो LSM की बात हो रही है, इनके आखिरी साल में जाली एक्सचेंज रेट, जाली शराय सूद, जाली महंगाई के अदादोशुमार, और फिर भी LSM का जो इंडेक्स था 138 पर था। आज LSM का इंडेक्स हमने रियल बिल्कुल रियल, वो जिसे कहते हैं ना नेचुरल एक्सचेंज रेट है, और उसके बाद हमारे जो रिजर्व्स भी हाईएस्ट है, हमारी एक्सपोर्ट्स भी हाईएस्ट है, रिमिटेंसेस भी हाईएस्ट है। उसके बावजूद लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 147 के ऊपर है। और जो हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, फूड, बेवरेजेस, टोबैको, टेक्सटाइल, wearing apparel, leather, paper, board, petroleum, chemical, iron, steel, fabricated metal, machinery, equipment, automobile, furniture, मुल्क तबाह कर दिया ना हमने। तो ये अब आज इन्होंने इंपोर्ट की बात की। पूछे, आज हम 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं इंपोर्ट करके जीरो कॉस्ट के ऊपर। क्या हम वो इंपोर्ट ना करते? वो तो हमें बहुत सी फंड भी मिली है ना। कल बिल गेट्स, सिर्फ एक सेकंड, नहीं जी बिल्कुल नहीं, कोरोना फंड तो कुछ भी नहीं है। 20 करोड़ लोगों को आपने वैक्सीन लगाई है। 20 करोड़ को भी कहां लगी सबको आलिया साहिबा? अभी तो मेरा नहीं ख्याल 20 करोड़ का नंबर दिया गया। देखिए हमारी तो रिपोर्ट है, देखिए हमारी तो रिपोर्ट ही नहीं है, WHO की रिपोर्ट है। वो कारकर्दगी को अप्रिशिएट करे। ने आकर कहा है कि आपका सेहत कार्ड, आपके कोरोना के लिए जो एफर्ट्स है, आपका जो आप। अच्छा चले, मैं इसको आगे भी बढ़ना है आलिया साहिबा, इसको सम अप करते हैं। कल की रिपोर्ट है। कैसर साहब ने कहा कि आपकी प्लानिंग और ग्राउंड रियलिटी नहीं थी, मगर आप कह रही हैं कि आपकी पॉलिसीज ग्रोथ दे रही हैं, सक्सेसफुल पॉलिसीज हैं, कुछ भी डिफॉल्ट पे नहीं है, हर सेक्टर के अंदर एक ग्रोथ नजर आ रही है। एक सेकंड, देखिए मैं लॉजिक से, फिगर से जवाब दे रही हूँ, और मजा भी इसीलिए आता है कि आगे से कैसे। मगर फिर मैं अगर आपको ये आर्गुमेंट दूं कि अगर आप कल बाहर निकले, आज लोगों के पास जाएं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, आपको वहां पे लोग शिकवा शिकायत गवर्नेंस तक, वो तो कोई सेक्टर एड्रेस नहीं हो रहा अगर इतनी ग्रोथ है।
आयशा मैं इसका भी आपको जवाब दे देती हूँ। मंडी भावुद्दीन में भी वही लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान के लोग हैं, केपीके में भी वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर अपने एतमाद का इजहार करते हुए हमें लोकल बॉडी इलेक्शन जिताया है। ये वही लोग हैं, ये उसी अवाम का फैसला है। एक तरफ हम जब ये बात करते हैं, आज की अवाम समझदार है, आज की अवाम को ये पता है कि पेट्रोल की इंटरनेशनल प्राइसेस 38% पिछले 6 महीने के अंदर बढ़ रही हैं। आज की अवाम को यह भी पता है कि रूस और यूक्रेन का मसला बढ़े, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल प्राइसेस का क्राइसिस। मेरा ख्याल से मेरी आज ही नजर से खबर गुजरी अखबार में कि भारत में गुज़िश्ता 2 से ढाई माह में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई नहीं गई हैं। मे बी मिस्टेकनली, बट मेरी नजर से आज ऐसी खबर गुजरी। मैं वापस अपने सवाल पर आना चाहूंगी। आपकी पॉलिसीज अगर डिलीवर कर रही हैं तो इट्स गुड, जाहिर बात है आपने आवाम से वोट लेना है। सवाल यह था कि एक नाकामी का इतराफ आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया और एक का गुज़िश्ता कुछ दिनों पीछे किया था कि उनकी पॉलिसीज डिलीवर नहीं कर पा रही या गवर्न नहीं कर पा रहे अप टू द मार्क, तो उसकी वजह 18वीं तरमीम और एक नाकामी है नवाज शरीफ को भेजना। आपकी राय में ज्यादा बड़ी नाकामी पीटीआई की क्या है? देखिए आयशा, सबसे पहले एक छोटी सी बात का जवाब दे दूं। आपने पढ़ा, आपने सवाल कर दिया, लेकिन ये economy.pk देखें, वो साथ साथ क्लैरिटी अवाम को जानी चाहिए। economy.pk की ये रिपोर्ट है, पाकिस्तान में जो 159 पर लीटर इस वक्त जो पेट्रोल है, जो इंडिया के अंदर 245 पर लीटर है, 245 रुपए पर लीटर। अफगानिस्तान के अंदर 172 रुपए पर लीटर, श्रीलंका के अंदर 181 रुपए पर लीटर, बांग्लादेश के अंदर 184 रुपए पर लीटर। ये पूरी हमारी सिर्फ खित्ते की मैं बता रही हूं। अब आज जो आपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कैपिटा इनकम भी साथ साथ बताया करें। 18वीं तरमीम का ही ये तोहफा है, 18वीं तरमीम का ही ये तोहफा है जो आज हम देख रहे हैं। सिंध के हालात, जिस तरह से स्ट्रीट क्राइम्स वहां पर बढ़ गए, जिस तरह से आज एक सहाफी का दिन दिहाड़े कत्ल हुआ है, ये 18वीं तरमीम की ही मेहरबानी है कि यहां पर सिंध को पिछले कितने अरसे में, कि मतलब सहाफी तो कत्ल और अगवा इस्लामाबाद में भी हो जाते हैं आलिया साहिबा। देखिए जी प्लीज, ये वाले हालात वहां पर तो नहीं है कि डॉक्टर परवीन रिंद नंगे पांव सिंध हाई कोर्ट जा रही हैं। मतलब है फिर लॉलेसनेस की कंडीशन तो अक्रॉस द बोर्ड ऐसी है ना, अक्रॉस कंट्री ऐसी है। जितने सहाफी हैं, मैं यही तो कह रही हूँ, शोर तो यहाँ पर बहुत मचता है कि एक सहाफी जो गुंडागर्दी कर रहा हो उसे पकड़ा जाए। वहां पर कोई क्यों नहीं पूछता? वहां पर तो सीधी गोली सर में मारी जाती है सहाफियों के, और वहां पर कोई नाम नहीं ले सकता। दरख्तों से बांधकर जिस तरह से मारा जाता है, जिस तरह से चैनल की बंदिश की जाती है, ये 18वीं तरमीम के ही तोहफे हैं जो हम भुगत रहे हैं। अब आ जाए दूसरी बात के ऊपर। जी बिल्कुल, मैं जो है ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की इस बात से कि जी ये नहीं होना चाहिए था, वो जो भगोड़ा भागकर यहां से अवाम का पैसा लूटकर वहां पर भागा हुआ है। कभी कोई बीमारी निकल आती है, कभी जी है। आलिया साहिबा, इस तरह के पर्सनल कमेंट्स मैं नहीं एक्सपेक्ट करती हूं। मैंने आपसे सादा सवाल पूछा कि आपकी बड़ी नाकामी क्या है, डिलीवर ना कर पाना या नवाज शरीफ को जाने देना। देखिए, मैं तो ये सबसे पहले नाकामी हमारी ये नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि अच्छा हुए उनका जो चेहरा है ना सही, कि वो बीमारी का बहाना बनाकर गए थे, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, और अब फेक वो अपने मेडिकल, जिसे कह लेना वो मेडिकल बोर्ड। चले, हम सेहत पे बात नहीं करते क्योंकि सब हुकूमत के पास था। आपके अपने डॉक्टर्स थे, आपके अपने जो करीबी मशीर हैं, दोस्त हैं, वो डॉक्टर्स थे। इस बेंच उसके अंदर पैनल में मौजूद थे। के फैसले को आयशा, हमने अदालत के फैसले पर सरे तस्लीम खम किया। आलिया साहिबा, मगर अदालत का फैसला भी मेडिकल रिपोर्ट्स पर था। मेडिकल रिपोर्ट्स के बगैर तो अदालत का फैसला भी नहीं था। जो था वो सबको पता है कि हम चाहते थे कि वो तकरीबन 7 से 8 अरब रुपए का इंडेमनिटी बॉन्ड भर के जाएं, लेकिन यहां से उनको सिर्फ 50 रुपए के स्टैंप पेपर के ऊपर भेजा गया। हमें ये भी, हमारा तो अब एतराज इस चीज के ऊपर भी है, और इसीलिए हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया है कि उनके जो जमानती भाई हैं, जो इस वक्त अपोजिशन लीडर और अदालतों में आप देख रहे हैं कि पेशियां भुगत रहे हैं, 4 अरब डॉलर जिनके चपड़ासी के बैंक अकाउंट से निकल रहा है, और एक ऐसे बंदे के अकाउंट से निकल रहे जिसकी डेथ 2015 में होगी, उसके बाद भी उनका अकाउंट ऑपरेट होकर मियां साहब को फैज़याब करे, छोटे मियां साहब को। तो हम तो ये चाह रहे हैं, हुकूमत को 3.5 साल हो गए, शहबाज शरीफ के मामले को कहीं बढ़ा नहीं सकी। सबसे ज्यादा थ्रेट शहबाज शरीफ से फील तो नहीं हो रहा राइट नाउ गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब को। बीमारी के लिए यहां पर बैठी हैं और बाप लंदन में बैठा है। हम तो सब कुछ चाहते हैं, लेकिन क्या करें कि ये हम अदालतों का एहतराम करते हैं, उनके फैसलों का हमें एहतराम करना पड़ता है। नहीं तो मरियम बीबी को भी तो इस वक्त अंदर होना चाहिए। वैसे गुज़िश्ता रोज के फैसले पे तो बहुत इस्लामाबाद में हलचल मची हुई थी कि अदालत का फैसला पसंद नहीं आया आप लोगों को।
अच्छा चले, कैसर शेख साहब मैं आपकी जानिब आऊंगी। ये जो आप लोगों की जानिब से, ऑपोजिशन की जानिब से अदम एतमाद तहरीक, क्योंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं वो तैयार बैठे हैं जो भी प्लान बनाया है, कोई ठोस मंसूबा मौजूद है? क्योंकि मरियम बीबी कह रही है वो हर तरह का रिस्क लेना चाहिए अब आप लोगों को, आपके पास ठोस मंसूबा है या अभी लिप सर्विस पर ऑपोजिशन है? जी सिर्फ एक दो जुमले पहले देखिए, हमारे 2014 में आयल जो है $120 हो गया था, आज $95 है। उसके बावजूद जो कीमत रही ना वो 160 हाईएस्ट कीमत है, कभी ऐसी कीमत नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने डॉलर को बढ़ा दिया कीमत को, सिर्फ डॉलर की वजह से। और महंगाई जो है ना वो इनके अपने वजह से है कि इन्होंने करेंसी को बहुत ज़्यादा डिवैल्यू किया। अच्छा ये देख लीजिए, ये कहते हैं बहुत प्रॉफिट हो रहे हैं, 100 कंपनीज ने कमाया है, कॉरपोरेट सेक्टर ने बड़ा प्रॉफिट किया है। आप टोटल वैल्यू निकाल लीजिए, आज की डेट की मैं एग्जैक्ट फिगर आपको दे रहा हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज की 2014 में $100 बिलियन वैल्यू थी कैपिटलाइजेशन, आज वो $45 बिलियन रह गई। तो और हाईएस्ट है इंपोर्ट। और ये जो बाकी जिक्र कर रही है ना, ये तो एक छोटी छोटी बातें हैं कि ये हुआ वो हुआ। मैं आपको पूरे मुल्क की इकट्ठी बात कर रहा हूँ, सबका लमसम इकट्ठा। सर ये सारा नुकसान भी तो इस मुल्क के सियासी अदम इस्तेहकाम ने, हमें मुआशी अदम इस्तेहकाम दिया ना, तो जिम्मेदार तो आप दोनों ही हैं कहीं ना कहीं। सवाल पर आ जाएं अब। जो जिम्मेदार जी, सवाल आपका जो था ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल जो इन्होंने गलत किस्म के, ये मुझे बताएं, रियासत मदीना ये है कि लोगों से झूठ बोल के उनको गलत तवक्कुआत दिलाओ। आज क्या अशर कर दिया, जो महंगाई सारी चीजें देखो ना। सर ये जो तहरीक अदम एतमाद है, इसके लिए कोई ठोस मंसूबा है आपका? वो कितना सच है? किस बात पर आप लोग तैयार हो गए? हमारा ठोस, किस यकीन दहानी पर उठ खड़ी हुई सारी ऑपोजिशन जो 2.5-3 साल में इकट्ठी नहीं हो सकी? देखें ना, अब आज इकट्ठी आप देख रहे हैं, इसी बात पे हो गई ना कि महंगाई का जो असर हुआ, जो लोगों की सूरत बनी पाकिस्तानियों की। अब मसला तो ये है ना कि इनके अपने मेंबर, उनको ज़रा संभाल लें। वो मेंबर जो है वो भाग भाग के हमारे पास आ रहे हैं, वो कहते हैं अगले इलेक्शन का टिकट हमें चाहिए। मैं अपने इलाके में जाता हूँ ना, मैं आपको बताऊँ, 6 ज़िले हमारे जो सेंट्रल पंजाब के ज़िले हैं, उसमें मियांवाली है, बखर है, खुशाब है, जंग है, चिन्योट है, हाफिजाबाद है। इनमें से सिर्फ एक सीट मेरी चिन्योट से हमने ली है मुस्लिम लीग की, बाकी सारी सीटें पीटीआई की हैं। वो मेंबर मेरे से राब्ते में है, मियांवाली से भी आपसे राब्ते में है? वही इलाका है आपस में। मियांवाली का बिल्कुल क्यों, मियांवाली का आप अंदाजा करेंगे कि क्या होगा। जो ये वो वजीर आजम पाकिस्तान का इलाका है, ये कैसे हो सकता है? वहां से भी लोग, मुझे पता है वो उनकी अपनी सीट है। नहीं, ये बात मैं ओवरऑल कर रहा हूँ कि वहाँ पे एमपीए भी होते हैं, वहाँ पे नए कैंडिडेट भी होते हैं, और जो सिटिंग मेंबर हैं वो भी यही चाह रहे हैं। अब सामने तो पोजीशन बजाय कि मैं बड़े बुलंदबाग दावे करूँ, अब थोड़े दिनों की बात है, सूरत हाल तो सामने आ जाएगी और पता लग जाएगा सारी पार्टियां। अभी तक तो आप लोगों को पता नहीं है कैसर शेख साहब, इस तहरीक, मैंने इसीलिए आपसे पूछा, कोई ठोस आपके पास स्ट्रेटेजी है या आप सब लोग क्या करना चाह रहे हैं, या बस ये थोड़ा सा हिलने जुलने की इजाजत मिली है? राना सना भी कह रहे हैं स्ट्रेटेजी 4-5 लोगों को पता है। ये 4-5 लोग कौन है? इस कदर खुफिया, वैसे आप लोग कहते हैं कि बड़ी जमहूरी अंदाज में मामला हैंडल होते हैं, यहाँ तो फिर एक ऑर्डर निकलता है, पीछे लाइन बना लो सब। नहीं, अभी तो एक स्ट्रेटजी बनती है ना, उसके बाद बिल्कुल थ्रेड बेयर डिस्कस होगा। फाइनल जब होने लगेगा ना, एक इनिशियल तो चंद दोस्तों को ही, चंद मेंबरों को पता होता है। जब ये हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी, उसमें सारी चीज़ें इंडोर्स होगी और सबकी राय ली जाएगी। अभी तो हमने कोई किया नहीं है, कोई डेट नहीं हमने। तो अभी आपने जिक्र किया पीटीआई के अपने लोगों का, आपकी जमात से बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं, कभी वो नंबर 20 पे है, कभी 22 पर है, कभी 25 पर है। क्या वाकई पीटीआई के 20-22 लोग राब्तों में हैं, या आप सब देखा देखी सिर्फ बयानात दे रहे हैं कि हमारे फलां लीडर ने भी दिया दे दूं, मैंने भी दिया दे दूं और आप भी दे दें? मैं आपको बताऊं आयशा कि बात यह है कि जब जो भी इलेक्शन हुए हैं ना, नए जितने भी इलेक्शन हुए, ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में इन पर्टिकुलर, वो सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग जीती है। और जितना मैंडेट आ रहा है, आज भी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि पंजाब में लोगों की कितनी राय मियां नवाज शरीफ साहब के साथ है और कितनी, आज ही की अखबारों में सारी बड़े बड़े सर्वे आए हुए हैं ना। सर क्या करें, सर्वे का तो तस्करा नहीं करना चाहिए जिसके हक में। देखिए आप सर्वे से खुश हैं, पीपल्स पार्टी ने एतराज किया उस सर्वे पे, आलिया साहिबा को भी एतराज होगा। कोई सर्वे आपके खिलाफ आया तो आप कहेंगे सर्वे पे ना जाओ। तो बस ये है ना पॉलिटिकल पार्टीज का, जिसके हक में हो वो खुश है। आप ना जाएं,
नहीं नहीं, आप ना जाएं, मैं तो वो बात कर रहा हूं जो ग्राउंड रियलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि उस पर जाओ। लोग जो है ये देख रहे हैं, हम अपने इलाकों में जाते हैं, हमें पता है कि लोग कितने नाला हैं जो असल में उनका घर नहीं चल रहा ना बिजली के बिल पे कर रहे हैं, ना अपने बच्चों की फीस दे रहे हैं, ना आपको किसने कहा लोग आपसे खुश हैं? कैसा शेख साहब, कोई पैरामीटर ऐसे भी हैं कि लोग कह रहे हो कि हम आप लोगों से खुश हैं? ये तो इलेक्शन में, जब इलेक्शन हो रहे हैं, ये सीधी सी बात है ना, जब इलेक्शन जिमनी हुए हैं, हर इलेक्शन में जब जीतते हैं तो लोग हमें वोट देते हैं ना। अच्छा, दूसरी बात मैं इनसे करना चाह रहा हूँ, ये कह रहे हैं जी कि महंगाई जो है वो महंगाई सारी दुनिया में। अब मुझे बताइए कि कोई बाहर से तेल खाने का बाहर से आ रहा है, दालें बाहर से आ रही हैं, और जितनी खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें अद्वियात जो है वो बाहर से आ रही हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि जब आप तनख्वाह, तो वो हमारा लोकल, वो चलो हमारे अपनी है ना, मैं बाहर की इंपोर्टेड बातें कर रहा, बात कर, वो सब डॉलर में है और तनख्वाहें रुपए में है। तनख्वाह तो आपने बढ़ाई नहीं। अब मुझे बताइए, कोई जब 50% आपने डॉलर की कीमत बढ़ा दी, 120 से 180 कर दी, और वो चीजें बाहर से आ रही हैं, आप कहते हैं इस वजह से महंगाई है। वो 180 से 120 पे ले आएगी वापस, 100 पे ले आएंगे सर? जो इस मुल्क पर कर्जे तो आना, मैं रियलिस्टिक कहूं, इतना आसान नहीं जी। कर्जे तो कितने ले लिए इन्होंने। हमारे वक्त में 30,000 अरब रुपए का कर्जा था, आज 50,000। ये खुद आलिया मेरे साथ बैठती हैं, कमेटी जो है ना, जो कर्जों की कमेटी है, इकोनॉमिक अफेयर्स, उसमें आलिया को जब ये पता लगा ना इन फिगर्स का, हैरान हो गई, बार बार पूछ रही है क्या किस तरह आप फिगर्स बता रहे हैं। अब आप अंदाजा कीजिए कि 30,000 अरब रुपए से 50,000 अरब, और कहते क्या है कि हमने पिछले कर्जे वापस करने हैं। अभी छोटी सी बात है, अगर आपने वापस किए हैं तो बढ़ कैसे गए हैं, और क्यों बढ़ गए? ये झूठ बोलना। मैं आपके वाले वापस करते गए और अपने वाले लेते गए हैं वो साथ साथ। आलिया साहिबा, अभी जिस तरह ये बात कर रहे हैं जिस तरह बात कर रहे हैं, कैसा शेख साहब ये फरमाइएगा कि जो आपके इत्तेहादी आपके साथ मौजूद हैं, एमक्यूएम और बाप, आप लोग उनको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ खबरें आप ही की जमात से लोगों ने दी जी, वजारतें मजीद बांट रही। हमने सुनवाया भी एमक्यूएम के आमिर साहब का स्टेटमेंट भी, वो तो खुद कह रहे हैं कि इतना दबाव है आपकी मुआशी पॉलिसियों का कि उनकी अपनी टांगें कांप रही हैं। वो कहते हैं वक्त आने पर फैसला ले लेंगे। तो क्या मजीद सियासी रिश्वत देने की तैयारी है इत्तेहादियों को कि भाई जुड़े रहो? अच्छा, सबसे पहले तो आयशा, मैं कैसर साहब के लिए मैं थोड़े से 2-4 चीज़ें कह दूं, उसके बाद इत्तेहादियों पर भी आ जाती हूँ मैं। इनसे आप बार बार सवाल करिए ना अदम एतमाद का, बार बार ये कह रहे हैं हमारे लोग खुफिया स्ट्रेटेजी है, आप मोहतात रहिएगा। मैं यही तो कह रही हूँ ना, इतनी खुफिया स्ट्रैटेजी है। अभी जॉइंट सेशन हुआ है, हमारी अददी बरतरी साबित हुई है। उसके बाद अभी सेनेट के अंदर मिनी बजट पेश हुआ है जहां इनकी अददी बरतरी है, वहां से भी हम जीत गए हैं। उसके बाद अभी कल की बात फिर जीत गए आप के ऊपर ये हमसे हारे हैं, और जहां पर इनकी अभी अददी यूसुफ रजा गिलानी कैसे जीत गए? बड़ा कॉन्फिडेंस है, उसके बाद भी आकर ये कहना। आलिया साहिबा, कैसर शेख साहब, ये आप लोग सोचेंगे यूसुफ रजा गिलानी कैसे जीत गए, सब समझ जाएंगे फिर आप उसके बाद कैसे जीत गए। एक सेकंड, एक यूसुफ रजा गिलानी के बाद हम इनको 15 दफा शिकस्त दे चुके हैं, हर बार शिकस्त दे चुके हैं। लेकिन अगर एक यूसुफ रजा गिलानी को ये लेकर बैठे रहेंगे तो मेरा ये ख्याल है अनकरीब तो एक बार होनी है, नो कॉन्फिडेंस एक बार होनी है, बार बार नहीं होनी। 15 बार नो कॉन्फिडेंस जो है ना, इनमें से किसी को नहीं, नो कॉन्फिडेंस एक बार होनी है, एक बार होनी है नो कॉन्फिडेंस। आप तो ऐसे नहीं करते। सुन ले हौसले से सुने, मैं कुछ नहीं, मैं आपकी बात बड़े आराम से सुनी है मैंने। इनको मैं सिर्फ इतना कहूंगी, और आप इनसे जो बार बार पूछी थी और उस सवाल को अवॉइड कर रहे थे, आपके लिए चिरागों से मत पूछो कि बाकी तेल कितना है, ना ही सांसों से पूछो बाकी खेल कितना है। खेल मुक गया है, खेल उसी दिन मुक गया था जब काफ लीग वालों के दर पर ये जो गए थे ना, कमर झुका के, वो जिनकी कमर के बल नहीं निकलते और वो 3-3 घंटे असेंबली में खड़े होते हैं, वो कमर झुकाकर जो गए थे ना, उसी दिन जवाब मिल गया था। ये बाकी जो मर्जी कहते रहे, ना कोई इनके साथ पहले था, ना कोई इनके साथ बाद में होगा। बात जो है ना बिल्कुल एक सीधी सी है, अवाम का फैसला आपके सामने है। वो ये जो मर्जी कह लें,
पूरे जीटी रोड के ऊपर जेहलम ले लें, गुजरात ले लें, गुजरावाला ले लें, सियालकोट ले लें, बुरी तरह से कैंट लोकल बॉडी में इनको शिकस्त हुई है। चलिए ये तो आप दोनों क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन आपसे सवाल वही है आलिया साहिबा, जो आपके साथ है क्या वो दिल से है? एक मिनट आयशा, आयशा 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 हौसले के साथ सुनना चाहिए ना। मतलब ये चाहते हैं, महंगाई को ये चाहते हैं, ये हम डॉलर ले आए इनकी तरह 100 के ऊपर 22 अरब डॉलर हम अवाम का लेकर उसके अंदर झोंक दें और उसके बाद जो है ना अवाम का वो हाल कर दें जो अब हो रहा है। इमरान खान साहब टफ डिसीजंस कर रहे हैं, रिफॉर्म्स कर रहे हैं, अवाम के ऊपर ये जो सख्त टाइम है ये टलने वाला है। इनके लिए मैं सिर्फ इतना सा बता दूं, इनसे पूछे, इन्होंने ये तो कह दिया कि उस वक्त इतने डॉलर का पेट्रोल था, अपनी बारी इनसे पूछे अब बनता है डॉलर के रुपए में निकाले तो 16,000 रुपए का बैरल बनता है, जो 7,000 रुपए का बैरल था इनके जमाने के अंदर। रुपए में निकाले ना, जब कर्जों की बात आती है अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो वो उन्होंने तो शुरू में कह दिया ना कि आपने खुद डॉलर उठा के 120 पे वहां ले गए, इसी वजह से तो महंगाई आई। मैं यही तो आपको बताना, नहीं यही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। 22 अरब डॉलर जितनी इनकी एक्सपोर्ट नहीं थी वो हम उठाकर खजाने से हम झोंक देते, अवाम का पैसा 22 अरब डॉलर हम झोंक देते, लेकिन डॉलर 100 में रखना है, ये हमारी जिद रहती। इन्होंने कर्जों की बात की, इनके साथ मैं उस कमेटी में बैठी हूं, इनके साथ ये फिगर्स दिए गए, कह दें कि ये गलत है। नून लीग ने 5 सालों में 33 बिलियन का कर्जा अदा किया, जबकि पीटीआई ने 3 सालों में 41 बिलियन डॉलर का कर्जा अदा किया। लेकिन मजमूई कर्जे फिर भी 30 अरब से 50 अरब पर पहुंच गए, ये कौन सा फलसफा है? नहीं सुन लेना, सुन ले, यही तो मैं बताना चाहती हूँ। सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होती है, उसके साथ आपके रिजर्व्स देख लें, पूरे रिजर्व 24 बिलियन डॉलर के ऊपर हो, रिमिटेंसेस देख लें 30 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर रहे हो, यहां पर आपकी एक्सपोर्ट देख लें जो मोर देन 32 बिलियन डॉलर हो रही हो। आप उसके अलावा अपने यही तो बता रहे कि हम कहां पर जा रहे हैं। यही तो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अब अवाम के हालात अच्छे होने लगे, इकोनॉमी के हालात अच्छे हो रहे, ये दोबारा से उन्हीं अंधेरों में इस अवाम को झोंकना चाहते हैं। महंगाई की ये बात करते हैं, बिल्कुल यूएस में भी हमने महंगाई कर दी, वहां पर जो लोगों की चीखें छोड़े आलिया साहिबा, यूएस से हमारा क्या मुकाबला? जो यूएस में भी, मेरे सवाल का जवाब तो दे देना, ब्रेक आ गई है, आप कैसर साहब को सारे जवाब दे रही हैं। नहीं, ये एक सहाफती जिम्मेदारी भी है कि अवाम को ये बताया जाए कि हम अपना 400 अरब कम करके जो हमें पेट्रोलियम के ऊपर लेना चाहिए, 51 रुपए ये सेल्स टैक्स और लेवी लेते थे, आज हम 0 कर दिए हमने। 400 अरब का खसारा। लेवी कितनी ले रहे हैं आप लोग? बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, टैक्स के अंदर हम लेवी 0 कर चुके हैं। लेवी 0 नहीं है आलिया साहिबा, सेल्स टैक्स 0 है गालबन, लेवी ले रही है हुकूमत। ये 51, जी बिल्कुल नहीं, आप जाकर देख लें आज जो हालात है ना, 51 रुपए से हम आ रहे हैं कोई 15 रुपए के ऊपर, और अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। वो जो 400 अरब रुपए है ना, वो अवाम के टैक्स में इकट्ठा होना था, उसी से हमने उनको सेहत कार्ड देना था, उसी से हमने उनको और फैसिलिटीज देनी थी। यही तो बात है कि हम जिसे कह दें कि अनसीन भी लोगों को इतना प्रॉफिट देने की कोशिश करें। एहसास कार्ड उसके अलावा है, सेहत कार्ड उसके अलावा है, 50% तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ चुकी हैं। यही अवाम को रिलीफ है। और अच्छा, वो मेरा सवाल इसलिए देंगे कि हम सिर्फ अवाम की तरफ आने लगे। इत्तेहादियों को कितनी वजारतें दे रहे हैं आप लोग? देखें जी, ये हमारी लीडरशिप का फैसला है, और लीडरशिप और इत्तेहादी जो फैसला करेंगे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का फैसला है, उनका इस्तेकाक है। वो दिल से नहीं जुड़े हुए, आप उनको सियासी रिश्वत दे के जोड़ना चाह रहे हैं। देखिए जी, दिल से ही हमारे जुड़े हुए हैं, जो उन्होंने इनको इनकार किया है, दिल से ही जुड़े हुए। और मैंने अभी आगाज में सुनवाया, एमक्यूएम के रहनुमा आमिर खान कह रहे हैं कि आपकी माशी पॉलिसियों का बोझ उनकी ऊपर बोझ बन गया, उनके लिए खड़ा होना मुश्किल हो गया है, कभी भी फैसला कर सकते हैं। सुने, ग्रीवियंसेस होते हैं, ये छोटे मोटे जो ग्रीवियंसेस हैं वो हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, वो तो एक घर में भी होते हैं, हमारे भाइयों की तरह है, वो मिलकर बैठेंगे, जो फैसला हमारी लीडरशिप करेगी वो आ जाएगा सब। अच्छा, तो काबीना का साइज इस वक्त क्या आलिया साहिबा? देखिए जी, काबीना का जो भी साइज है, आप ये बता दें। आपको नंबर में नहीं, अगर आप प्लीज मुझे नंबर में बता दें। मैं भी यही पूछ रही हूँ, डिविजन्स कितने हैं हमारे पास इस वक्त?
अच्छा ये मुझे आप कितने मजीद अफोर्ड कर सकते हैं? 59-60 तक चली जाएगी काबीना? देखिए जी, बात अफोर्डेबिलिटी की है नहीं, आइडियली एक मतलब है पर प्राइम मिनिस्टर जब ऑपोजिशन में थे तो वो कहते थे छोटी काबीना होना चाहिए, तो सवाल तो तब है काबीना पूरी भी अवाम के टैक्स के पैसे पे है। हम आयशा मैं यही बड़े मजे की बात आपको बताने लगी हूँ। हमारे यहाँ पर बादशाह सलामत वाले हालात नहीं थे। हमारे यहाँ पर यह हालात नहीं थे कि नवाज शरीफ की तरह उनके 3.5 साल के टेन्योर में आधा टेन्योर या वो यूके के निजी दौरों पर रहते या वो इलाज के लिए बाहर रहते हो, और उनके वो तो किस्सा माजी हो गया, उनको छोड़े। अवाम ये नहीं सोच रही किस्सा माजी है, अवाम तो हाल की बात कर रही है। जो कैबिनेट की मीटिंग थी ना, जो कभी कैबिनेट की मीटिंग सालों साल नहीं हुआ करती थी, यही तो फर्क आ रहा है। क्यों रिफॉर्म्स हो रही है, क्यों हुकूमत परफॉर्म करिए। द डिफरेंस इज के इस वक्त परफॉर्मेंस पर बात हो रही है, और परफॉर्मेंस के लिए मेरा ये ख्याल है कि अच्छी बात है हर डिवीजन का एक मिनिस्टर। दुरुस्त हुकूमत अपनी कारकर्दगी से मुतमईन है, और आलिया साहिबा इत्तेहादी भाइयों की तरह हैं, उनके कोई एतराजात हो सकते हैं, दूर किए जाएंगे। तो फिर ऑपोजिशन किस बात पर इतनी पूरे एतमाद है? आखिर गेम चेंजर हुकूमत की इस तहरीकी अदम एतमाद में कौन होगा? इत्तेहादी अरकान या पीटीआई के नाराज अरकान? कुछ मजीद गुफ्तगू इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। कैसर साहब, मुनीस इलाही का बयान सामने आया, आलिया साहिबा भी कहती जैसे अभी जवाब दे दिया, पंजाब की वजारत आला लेके मतलब जैसे हुकूमत अपने इत्तेहादियों को एडजस्ट करना चाहे कर सकती है, बहुत सी चीज़ें हैं। आप लोग इन इत्तेहादियों को क्या ऑफर कर रहे हैं? क्या कुछ पंजाब में ऑफर किया जा रहा है मुस्लिम लीग काफ को? आपके लिए कहां पर इन्वेस्ट इस वक्त ऑपोजिशन कर रही है, पीटीआई के नाराज अरकान पर या इत्तेहादियों पर? जी हम दोनों जगह, हर जगह हर एक से कर रहे हैं बातचीत। हम जहांगीर तरीन साहब ने अपने ग्रुप की मीटिंग बुलाई, आपके सामने है। मैं असल में कराची रहता हूँ, यहाँ पे एमक्यूएम से बहुत ज़्यादा मेरा वैसे तल्लुकात हैं, दोस्ती है और उनसे इंटरेक्शन रहता है। तो मुझे पता है कराची जो है ना वो दरमियाने दर्जे की इनकम के लोगों का शहर है। करोड़ों लोग यहाँ रहते हैं और मिलियंस जो है वो जॉब करते हैं, नौकरी पेशा लोग हैं। उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी और उनके महंगाई बढ़ गई बहुत ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा परेशान है, वो बोझ उठा ही नहीं सकते। अगर उन्होंने नए इलेक्शन में जाना है एमक्यूएम ने, तो कराची से बुरी तरह नाकाम हो जाएंगे अगर वो ये इनके साथ देते रहे हुकूमत का। वो एक आध वजारत का, अब उन्होंने तो खुद कह दिया कि हमें वजारत नहीं चाहिए, हम इस महंगाई का और बोझ हुकूमत का नहीं बर्दाश्त कर सकते। उनमें बड़ी अनरेस्टनेस है। फिर जहांगीर तरीन की पूरी मीटिंग हुई, उन्होंने भी ये कह दिया कि इस वक्त हम हुकूमत का लाजमी नहीं है कि हम उसकी सपोर्ट करें। उन्होंने खुले लफ्ज़ों में कहा ना। और असल तो पीटीआई के वो मेंबर अब साल सवा साल रह गया है, तो वो लोग जो समझ रहे हैं कि हम अगला इलेक्शन पीटीआई के टिकट से नहीं जीत पाएंगे और वो गए भी हमारी पार्टियों से हैं, तो उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश भी है। मैं बिल्कुल आपको यकीनी बता रहा हूँ, हमसे राब्ते में हैं। वो चाह रहे हैं कि हमें कोई बल्दियाती इलेक्शनों में टिकट मिल जाएं, हमें कौमी असम्बलियों के और सूबाई असम्बलियों के टिकट मिल जाएं। वो लोग आप देखेंगे सरप्राइज होगा। और तो मतलब ये तो वो बात हो गई कि आप जो आपके पास से गए आप उन्हें आज वापस लेने को तैयार बैठे हैं। मतलब हमारी सियासत में इसे किस लफ्ज से याद किया जाता है मैं तो खैर कहना भी ना चाहूं, लेकिन अब आप भी तैयार बैठे। ये वो ट्रेंड है जो पॉलिटिकल पार्टीज बनाती हैं और फिर एतराज भी करती हैं एक दूसरे पर। देखिए अभी कल इन्होंने ले लिए थे, फिर आप वापस ले लें। पॉलिटिकल पार्टी जी हाँ, देखिए ना, ये पाकिस्तान की फिर पॉलिटिक्स में तो यही होता रहा है। ये मैं खुले तस्लीम करता हूँ। खुले गए ना कि खरीदो फरोख्त का ये चैनल तो आप लोगों ही का इंट्रोड्यूस नहीं, ये खरीदो फरोख्त नहीं है, ये खरीदो फरोख्त नहीं है, ये अवाम का ट्रेंड है। लेन नहीं है कि आप आ जाएं, आज आप साथ दें, कल हम आपको ये देंगे। ये लेन देन नहीं है। हमने नहीं कहा आ जाएं। पहली बात तो ये थोड़ा नोट कर लें, हमने नहीं कहा कि आ जाएं। वो खुद बार बार हमें राब्ता कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि क्या जो लोग परेशान हैं ना, या तो इन्होंने लोगों की हालत बेहतर की होती ना। अब लोगों को ट्रेंड देख रहे हैं कि अगला वोट उनको नहीं मिलेगा। ये जो पॉलिटिशियंस है ना, उसका राइट है कि 5 साल बाद ये बुरी बात नहीं है। अगर एक पार्टी ने बिल्कुल परफॉर्म ही नहीं किया तो जरूरी है कि वो उनके साथ चिमटे रहें। उन्होंने अपना कैरियर ढेर लगा दिया आपके सामने, अब आपको तो तस्लीम ही नहीं उनके फिगर्स। मुझे ये फरमाइएगा एज ए पॉलिटिकल आलिया मेरी अजीज है, आलिया मेरी अजीज है, छोटी बहन है। कैसर साहब मेरे सवाल वापस लें, कैसर साहब मेरा सवाल वापस लें। नहीं, अभी मैं आपको एज पॉलिटिकल उस पे आलिया में 1 सेकंड आती हूँ। मैं जरा कैसर साहब का पॉइंट ले लूं कि आपके ख्याल में राइट नाउ आप ऑपोजिशन के लिए गेम चेंजर कौन साबित होगा? आपका ज्यादा, आप तो कह रहे हैं राब्ते सबसे हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है जो दिखाई दे रहा हो वो हो ना रहा हो।
गेम चेंजर कौन हो सकता है? पीटीआई के नाराज अरकान, जहांगीर खान तरीन ग्रुप या फिर इत्तेहादी? जाहिर बात है सर, आपको जवाब तो मिला है ना, सबके साथ मुलाकातें हुई हैं, सबसे राब्ते हुए हैं, जवाब तो मिले हैं। देखिए यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में ये तो हो गया ना, देख लिया कि हो सकता है, पॉसिबल है। इसी नेशनल असेंबली से ये हुआ ना, जो नेशनल असेंबली का इलेक्शन था, तो हमारी मेजॉरिटी तो नहीं थी, लेकिन खुफिया राय शुमारी हुई तो उसमें यूसुफ रजा गिलानी इनका कैंडिडेट वोट नहीं ले सका। सर फिर वही बात कर रहे हैं, आपको भी पता है कैसे हुआ था और अगले दिन फिर दोबारा क्या हो गया था। छोड़े इस बात को कैसर साहब, ये फिर वही आलिया की तरफ मैं जाऊंगी, आपने खुल के कहना नहीं है तो फिर क्या फायदा? कैसे होगा? कैसे? वैसे ही होगा। बस एक फिक्रा, कैसे होगा किसी को पता नहीं लगेगा। हो जाएगा, इस बार आपको भी पता नहीं लगेगा, हो जाएगा, पता नहीं लगेगा, हो जाएगा जी हो जाएगा और पता नहीं लगेगा, और फिर आप कहते रहेंगे, आप उसके असबाब ढूंढते रहेंगे। एक बार होना है, सिर्फ एक बार होना है, नो कॉन्फिडेंस। पर जब भी हुआ है नाकाम हुआ है माजी में, ये भी याद रखिएगा। जी कैसर साहब मेरी बात सुन लें, इनको 2-3 चीजें आसान कर देती हूँ मैं इनके लिए भी और अवाम के लिए। 63A(B) कहता है फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। आइन की शिक 96(2) कहती है कि हिस्ब इख्तलाफ जब जो करवाएगी ना ये अदम एतमाद, इनसे कहें किसी माहिर वकील से पूछ लें, तो उन्हें पीएम का नाम साथ लिखना होगा। अब मसला ये है कि इनके तो खाने के जो इन्होंने रात खाना खाना है उस पर ये इकट्ठे नहीं, ये 26 जमातें हो नहीं सकती, तो वो वजीर आजम के नाम पे होंगे। मेरा मशवरा है, इन लोगों के लिए एक मशवरा दे देती हूँ, 3 शिफ्टों में ये वजीर आजम रख लें, मॉर्निंग, जो आफ्टरनून और शाम की शिफ्ट, और अगर कोई बीमार हो जाए तो कवरिंग भी रख ले। इनके पास तो पीएम के इतने कैंडिडेट हैं, इसलिए नहीं फिलहाल उनको मिल नहीं रहा है। वैसे आलिया साहिबा वो ये सोच रहे हैं इन हाउस चेंज पर किसको लाएं, पीटीआई से कोई ले आए। वो बेवकूफ बना रहे हैं, इनकी बेचैनी देख रही है। आइन को देखें, आप इनकी बेचैनी तो इल्म है, ये इनको कानूनी राय का पता नहीं है। और दूसरी बात, आप इनसे अवाम की बात करती हैं, कल आपने नहीं देखा वो जो आले शरीफ की राजकुमारी, वो जो जालसाज मलिका है, उनके साथ एक बेचारी आम वर्कर, वो जो वर्कर गुजरते गुजरते उनको ये पसंद नहीं आया, कि ये किधर चलेगी आलिया साहिबा। ऐसे बहुत से लीडर्स की चीजें कैप्चर हुई हैं। मेरा ख्याल से इमरान खान की चीजें भी ऐसी वीडियो पे कैप्चर हैं कि उन्होंने। आलिया साहिबा मेरा सवाल लीजिए, टाइम कम है। आलिया साहिबा मेरा सवाल लीजिएगा। आलिया साहिबा परफॉर्मेंस पे बात करें बजाय कि ये सोचने का मकाम है कि ये परफॉर्मेंस में आप परफॉर्मेंस की बात करें, ये रौनक, ये अवाम का भला करेंगे, बातें कर करके अवाम को रिलीफ बहुत करेंगे। अच्छा हो ये गया। कल की जो वीडियो है ना, ये कल की वीडियो पूरे अवाम के लिए ये आई ओपनर है कि ये फिरौनियत है, ये बादशाहत है, ये सारा कुछ इनकी जायदादें। आलिया साहिबा ये जो है ना हमारी लीडरशिप के ऊपर बहुत से सवालात हैं, पॉलिटिकल के ऊपर। खुद इमरान खान साहब आज पॉलिटिकल लीडर्स को कैसे मुखातिब कर रहे थे? और रियासत मदीना ये है कि झूठ बोलो, गलत दावे करो, जो काम हो नहीं सकता उसपे कहते रहो। ये रियासत मदीना है, मेरे भाई बेटे रियासत मदीना इसको कहते हैं। एमएनए से हाथ नहीं मिलाते थे, तो वो मेरे पास फिर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूं आलिया हमजा मलिक साहिबा, कैसर अहमद शेख साहब, दोनों ने भरपूर अंदाज में अपने अपने ओपिनियन को सामने रखा। लेकिन इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसमें गेम चेंजर कौन होगा, किसी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन बड़ा अहम सवाल है, इस वक्त सबसे ज्यादा जो लाइमलाइट एंजॉय कर रहे हैं वो हुकूमत के इत्तेहादी या फिर हुकूमत के नाराज अराकीन हैं, और इनमें से कौन होगा जो आने वाले दिनों की सियासत का नक्शा बदलने के लिए फ्रंट पर होगा। ये देखना अभी बाकी है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।